तो गुड मॉर्निंग सभी को। फिर आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में यहाँ के जो महान झील से रिलेटेड था जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके थे। अब यहीं पर हम लोग यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे पूरा आज ये, है ना। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे उत्तर से ही कहानी शुरू करते हैं हम लोग, अलास्का क्षेत्र से ही। ठीक, तो अलास्का क्षेत्र में देखिए कि एक आपको यहाँ पर्वत बताया गया था, वृक्ष श्रेणी थी ये, ठीक ना। कौन सी श्रेणी थी? वृक्ष श्रेणी। और इसके साउथ में एक श्रेणी और थी, अलास्का श्रेणी। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट डेनाली। ठीक, डेनाली का दूसरा नाम क्या था? माउंट मैकिनले। और यहाँ पे देखा जाए तो कनाडा में एक श्रेणी और मिलती है इसका, मैकेंजी श्रेणी। क्या नाम इसका? मैकेंजी श्रेणी। और इसी मैकेंजी श्रेणी से एक नदी की उत्पत्ति होती है जो कि पश्चिम की ओर यानी प्रवाहित होती है ये। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो एक आपको पठार मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा। तो दोनों के श्रेणियों के बीच में क्या है कि एक आपको पठार देखने को मिलता है। यूकन का पठार, ठीक ना। कौन सा है? यूकन का पठार है। और इसी पठारी क्षेत्र से एक नदी आपकी प्रवाहित होती है वो, और उस नदी की उत्पत्ति होती है यहाँ मैकेंजी से होती है, ऐसे मैकेंजी से। और ये जाकर के अलास्का क्षेत्र से होते हुए ये जो बेरिंग जल संधि है जहां पे, ठीक ना, वहीं पर ये जाके गिरती है ये। तो नदी का नाम क्या है? यूकन नदी। यूकन नदी। तो यूकान नदी की अगर बात करें, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बह रही है, तो उत्तर क्या होगा आपका? वृक्ष श्रेणी वृक्ष श्रेणी, और दूसरा है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी। और इस श्रेणी का नाम है मैकेंजी। मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी के पश्चिम में आप जाइएगा तो वहां पे आपको एक झील मिलती है, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। और इसी के दक्षिण में आइएगा तो आपको फिर एक झील मिलेगी, ग्रेट स्लेव झील। ठीक, ग्रेट स्लेव
झील, और इसी झील से कनाडा की सबसे लंबी नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि कनाडा की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो उत्तर क्या होगा आपका? मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नाम की एक श्रेणी भी मिलेगी आपको, और मैकेंजी नाम की एक नदी भी आपको मिलती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ग्रेट स्लेव झील से, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह से ऐसे बना लीजिएगा। और ये जाकर के अंत में कहाँ गिर जाती है? ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के गिर जाती है। ब्यूफोर्ट सागर में ये गिर जाती है। यहां पे आपको मिलेगा हडसन की खाड़ी, है ना? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हडसन की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो अब हडसन की खाड़ी में देखिए, यहाँ पे एक नदी आकर के मिलती है, यहीं पे गिरती है, नेल्सन नदी, है ना? मैप में आपको नजर आएगा ये, है ना? नेल्सन नदी, और एक है आपका चर्चिल नदी। दो प्रमुख है नदियां हैं जो कि आपके आकर के इसमें गिरती है। ये एक है नेल्सन नदी और एक आपका चर्चिल नदी। नेल्सन नदी, चर्चिल, दो प्रमुख है नदियां आकर के इसमें गिर जाती है। तो ये भी आपके हैं किस देश में प्रवाहित हो रही है? तो उत्तर क्या होगा आपका? कनाडा के अंतर्गत ही आपका ये प्रवाहित होती है ये। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग महान झील की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहां पे था आपका कि जो महान झील की जो सबसे पूरब में स्थित झील थी, क्या नाम था इसका? ओंटारियो। महान झील के सबसे पूरब में स्थित है ओंटारियो झील। ओंटारियो, और इसी ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी की ऐसे उत्पत्ति होती है। इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, ओंटारियो झील, ओंटारियो झील, और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और इसी नदी के तट पर, झील के पास में ही इसका एक शहर स्थित है, मॉन्ट्रियल, सॉरी टोरंटो, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है ना, कनाडा का है टोरंटो। टोरंटो शहर।
कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, शहर। कनाडा का अधिक आबादी वाला शहर, इसी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अंत में नदी है, कहाँ पे इसका मुहाना है, तो उत्तर क्या होगा आपका, सेंट लॉरेंस की खाड़ी के अंतर्गत है ये। और ये जो नदी है कनाडा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो इसी के तट पर आपका ये बसा हुआ है सबके सब। और इसी पे देखिएगा एक आपका है क्यूबेक शहर भी है आपका है। जब ये नदी है जब गिरने वाली होती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, वहीं पे आपको मिलेगा एक क्यूबेक शहर आपका वो मिलता है। ये बात आती है कि क्यूबेक शहर की बात करें हम लोग कि क्यों प्रसिद्ध हैं। क्यूबेक के शहर की अगर बात करें तो कनाडा का सबसे ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द कनाडा किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, क्यूबेक को कहा गया है। ये ओल्डेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। और इसी शहर पर जो कॉलोनीज थी जो बनी थी वो किसके अधिकार में थी, तो उत्तर का फ्रांसीसियों के अधिकार में थी। ये ध्यान रखिएगा कि इसके कनाडा के मैक्सिमम भाग पर जो अधिकार था वो यूके का अधिकार था, लेकिन जो यहाँ का जो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है क्यूबेक के किसका अधिकार था, तो उत्तर क्या होगा, फ्रांस के अंतर्गत आता था ये। और यही क्यूबेक से आपको बताया गया था, क्यूबेक से लेकर के अल्बामा तक एक श्रेणी का विस्तार था। कौन सी श्रेणी थी वो, आल्पस की अपलेशियन। तो ध्यान रखिएगा आल्पस अपलेशियन में काफी कंफ्यूजन होता है ये, ठीक ना। तो ये आपका अपलेशियन है जो कि यहाँ पे है ये, ठीक ना। तो कनाडा या ये उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या आपका ये अपलेशियन। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी क्या अवस्था है अपलेशियन की, तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है ये, ठीक ना। किसमें आपका ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है ये, ठीक। और इसी पर देखिए फ्रांस का अधिकार होने के कारण इसको फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, क्यूबेक को कहा जाता है ये। फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा, फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, क्यूबेक को कहा गया है ये। और देखिएगा जहां पे ओंटारियो झील से जब इस नदी की उत्पत्ति होती है सेंट लॉरेंस की, तो जैसे ये ओरिजिन हो रही है वहीं पर देखिएगा एक आपको और सिटी मिलेगा, शहर मिलेगा, मॉन्ट्रियल। कौन सा मिलता है, मॉन्ट्रियल शहर भी आपको नजर आता है ये, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है मॉन्ट्रियल, हाँ मॉन्ट्रियल शहर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये। यहीं पर एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और किस सन में हुआ है ये, 1987 में, ठीक। कराने का जो ये सब कौन कराता है,
कॉन्फ्रेंस है, ये कराने वाले कौन होते हैं? IUCN। कौन होते हैं? IUCN। तो IUCN की स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। कब है? 1948 में हुई है। तो एक तरह से देखा जाए पर्यावरण की सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन है आपका? IUCN ही है आपका ये, ठीक ना, जो कि रेड डाटा बुक से रिलेटेड आपका है। ठीक, तो इन सब का जो जारी करने वाला है ये यही सब, यानी इसी के द्वारा ये किया जाता है, IUCN के द्वारा। ठीक, तो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1987 में, और इसे का जो परिणाम था क्या था? ओजोन परत से रिसर्च के बारे में था पूरा। क्योंकि इसी से 2 साल पहले की बात है कि जब हम लोगों ने ओजोन होल के बारे में देखा था 1985 के आसपास, है ना, 1985 के आसपास ओजोन, 1985-86 में ओजोन की घटनाएं आती हैं। और ये होता है कि अब ओजोन की जब वो छिद्र हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। और यहीं से हम लोगों ने क्या किया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया था ये। ठीक, तो ये तो हो गया इसका ये पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक, एक होता है आपका नदी द्वीपीय, है नदी द्वीपीय। ठीक, तो क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? माजुली। क्या उत्तर होगा? माजुली। कहां पर है ये? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो निर्मित हो रही है, असम में है ये, ठीक ना, असम के अंतर्गत है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन सा है, वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट है नदी द्वीपीय आपका जो सिटी है वो कौन सा है? तो उत्तर क्या बताएंगे? मॉन्ट्रियल को बताएंगे। ठीक, तो 2-3 चीज में इसको ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है ये, नदी द्वीपीय शहर। तो इस प्रकार जो सेंट लॉरेंस नदी है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्ततम नदी के रूप में अगर पूछा जाए कौन सी होगी, तो सबसे व्यस्ततम नदी आपकी यही सेंट लॉरेंस नदी ही है आपका है ये ना, जो कि आंतरिक जल मार्गों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो व्यापार का सबसे बड़ा ये साधन का निर्माण करती है। 3 प्रमुख शहर हैं जो कि इससे आपके संबंधित हैं आपके ये। एक क्या होगा? मॉन्ट्रियल, दूसरा क्या होगा? टोरंटो, और तीसरा क्या बताएंगे आप लोग? क्यूबेक। मॉन्ट्रियल की विशेषता क्या है कि यहाँ पर IUCN के द्वारा मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष क्या किया है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया है। दूसरा जो प्रमुख शहर है आपका है टोरंटो। तो टोरंटो की देखिए भूमिका क्या है कि ये कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये शहर है आपका, ये बिग सिटी ऑफ द कनाडा जिसे कह सकते हैं हम लोग, कनाडा का बिग सिटी है आपका ये। ठीक, और तीसरा जो आपका है क्यूबेक, ये इसके मुहाने पर है ये। ठीक, तो क्यूबेक एक बंदरगाह के रूप में भी डेवलप है आपका ये, क्योंकि ये मुहाना है तो बंदरगाह भी है आपका ये। और इस पर अधिकार किसका था? फ्रेंच वालों का था, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फ्रेंच सिटी ऑफ द कनाडा कहा जाता है। और कनाडा की सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है? यही आपका ये आपका है ये, ठीक ना। तो इसकी इतनी विशेषता ये हो जाती है ये। ठीक, नेल्सन है वो कनाडियन शील्ड से ही रिलेटेड है आपके, ठीक ना। तो यहां तक देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्यूबेक बंदरगाह है, क्यूबेक बंदरगाह से लेकर के दक्षिण तक चले हम लोग
और फ्लोरिडा के पास उत्तर में देखें, यहां पे एक आपको मिलेगा अलबामा शहर मिलता है। ठीक है ना, कौन सा शहर मिलता है? अलबामा शहर। अलबामा। और यहां तक देखें तो एक यहां का जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, उसका विस्तार मिल जाएगा आपको। ये क्या मिल जाएगा? ये अपलेशियन है, पर्वत श्रेणी का ये विस्तार मिलेगा आपको। ये इसी अपलेशियन श्रेणी का जो सबसे उत्तरी भाग है, इसमें कई कलरफुल पर्वत पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो एक इसी में है ग्रीन रेंज मिलेगा आपको, और एक वाइट मिलेगा, और एक मिलता आपको ब्लू मिलता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? तो अपलेशियन पर ही आपको देखने को मिलता है ये। ठीक, अब क्यूबेक के पास में ही देखें लोग, तो यहीं से एक नदी की उत्पत्ति होती है, हडसन नदी। कौन सी नदी है? हडसन नदी की उत्पत्ति होती है ये। और ये जो हडसन नदी है, जाकर के एक द्वीप है जिसे कहते हैं लॉन्ग द्वीप। वहीं पे देखिए आपको लॉन्ग द्वीप नजर आ रहा होगा मैप में। लॉन्ग द्वीप मैप में आपको फिजिकल वाले में देखिए बना हुआ है, कैप कॉड के नीचे है जस्ट आपका ये, कैप कॉड के नीचे। यहाँ पे एक बना लीजिएगा ऐसे, लॉन्ग द्वीप। लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड। ठीक, यहीं पर जाके हडसन नदी ये गिर जाती है। और जहां पे देखिए जो लॉन्ग द्वीप है, इसी द्वीप पर यूएसए का सबसे लार्जेस्ट सिटी है ना, सबसे मोस्ट पॉपुलेशन जो वाला जो शहर है वो बसा हुआ है, उसका क्या नाम है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ये आपका ये बसा हुआ है। अब जो न्यूयॉर्क सिटी है, ये ऊंचे इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये क्या आपका? ऊंचे इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओबामा ने इसी पर अटैक भी किया था, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो था, वर्ल्ड ट्रेड टावर, उसी पर अटैक भी किया था ये। और न्यूयॉर्क सिटी यहाँ का ये मेगा सिटी है ये क्या है? यहाँ का ये मेगा सिटी है। मेगा सिटी। मेगा सिटी की संकल्पना किसकी है? तो उत्तर क्या बताएंगे? गॉटमैन की है। और गॉटमैन ने इसी के नाम पे अपना एक पुस्तक भी लिख दिया है, मेगा सिटी। और जो 2021 की जो वर्ल्ड की विश्व की जनगणना है, उसी के बेस पे देखा जाए तो यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है 18.8 मिलियन।
8 मिलियन टोटल यहाँ की ये आबादी है ये, ठीक। तो जो गॉटमैन की जो संकल्पना थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी, ठीक। और इसी को आगे चल करके नगरों का जो संरचनात्मक वर्गीकरण है उसमें ये व्यवस्थित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? मम्फोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा है? मम्फोर्ड के द्वारा। इसी को यानी चौथे नंबर पे इसको बताया था ये, है ना। किस नंबर पे बताया है? चौथे नंबर पे बताया है। तो न्यूयॉर्क सिटी जानते रहेगा किस द्वीप पर है? लॉन्ग द्वीप पर है। काफी ज्यादा चर्चा का विषय था 1918 में आपका था ये, कि एक समय था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है आपका? ये न्यूयॉर्क सिटी पर है। एक समय था जो कि ये विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमाओं के रूप में जाना जाता था, ठीक। और इन्हीं का जो रिकॉर्ड है कौन तोड़ा था? भारत में तोड़ा था ये, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण करके। तो 1918 में उनका निर्मित हुआ था। उसी समय काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय बना था ये। तो हडसन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो उत्तर क्या बताएंगे? आपलेशियन श्रेणी से हो रही है। कहाँ से होती है? आपलेशियन श्रेणी से। इसके बाद और साउथ में आते हैं तो एक नदी और आपको मिलती है, पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी। और इसी नदी पे देखा जाए तो यहाँ की राजधानी बसी हुई है, यूएसए की राजधानी बसी हुई है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। एक बार जब हम आईएएस का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें था, एक क्वेश्चन आया था इसी पे कि जीएस पे ही था वो, भारत की जो यमुना नदी है, भारत की जो यमुना नदी है पोटोमैक से निकलती है और लंदन जो आपका बसा हुआ है टेम्स नदी, और टेम्स नदी में आकर के वो समा जाती है। नहीं, यमुना के बारे में था। इस पर आप इसको विश्लेषण कीजिए। जीएस में था ये, और काफ़ी ज़्यादा जब आया था बहुत ये लगा कि क्या है ये सब चीज़ें। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, एक भाव को लेता है ये। अगर कहा जाए कि यमुना क्या वहाँ से निकल रही है और टेम्स के यानी जाकर के समा जा रही है तो गलत है ये। हाँ, तो उसका जो भाव जो निकाला गया था कि दूसरा था वो, कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उस पर यानी पूछा गया था ये, भारत का संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के संवैधानिक व्यवस्था की बात करें कि जो राष्ट्रपति, यहाँ का सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति। और लंदन जिस पे समय बसा हुआ है टेम्स नदी, और वहाँ पे सर्वोच्च कौन है?
प्रधानमंत्री, वहां पे सर्वोच्च कौन है? प्रधानमंत्री। यानी भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को जो अपनाया गया है, और अंत में उसका जो उन्मुख किधर की तरफ हो जा रहा है? केंद्रीकृत की तरफ हो रहा है। ठीक ना? भाव देखिए कितना बढ़िया निकाला गया था ये, कि पोटोमैक और टेम्स को यानी जोड़ते हुए, और यमुना के तट पे बसा हुआ है कौन? दिल्ली। कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में क्या है आपके? संघात्मक के साथ साथ और किसके लक्षण दिखाई देते हैं आपके? यूनियन के भी, यानी आपके एकात्मक के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। उसी का विश्लेषण करना था, घुमा करके क्वेश्चन देना। तो ये यानी जो है, अब देखिए उसे क्वेश्चन में कितना ज्यादा छिपा हुआ था कि पोटोमैक नदी के तट पे बसा है वाशिंगटन, टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है लंदन, और दिल्ली किस नदी के तट पे बसा हुआ? यमुना। यानी दिल्ली जो राजधानी है, जहाँ पे आपका केंद्र सरकार है, उसमें देखा जाए आपके दोनों को लक्षण दिखाई देते हैं। वो जीएस में था एक्चुअली वो। तो जब तक ज्योग्राफी का स्वरूप अगर आप देखिए, मतलब एक पॉलिटिकल के स्वरूप को साथ साथ यानी क्या है? ज्योग्राफी के स्वरूप को जोड़ देना, कि जब तक दोनों का आपका अंतर संबंध नहीं कर पाएंगे तब तक उसको बढ़िया से आप समझ सकते नहीं, ना तो उसको लिख पाएंगे वो। तो पोटोमैक के तट पे आपका बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी आपका ये, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ के विश्व के जो चौथी सबसे लंबी नदी है, सॉरी विश्व की दूसरी, नहीं, विश्व की जो सबसे पहली नदी आपको क्या बताई गई थी? नील नदी बताई गई थी, है ना। सबसे लंबी नदी थी आपकी नील थी। दूसरी सबसे लंबी नदी क्या थी? अमेजन। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी थी? हाँ, यांगसी नदी, ठीक। और चौथी जो सबसे लंबी नदी के रूप में आपकी आती है मिसिसिपी। तो इसी नदी के बारे में आते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपका, है ना। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इसी के पश्चिमी भाग में देखेंगे आप लोग, सुपीरियर झील आपको, है ना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है। और इसके पश्चिम में देखेंगे तो एक आपको प्रांत मिलेगा, मिनीसोटा प्रांत। इसी के जस्ट पश्चिम में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिनीसोटा प्रांत, ठीक। और मिनीसोटा प्रांत में ही आपको बताया गया था कि लो ऐश की बहुत बड़ी खान पाई जाती है, मेसाबी रेंज, ठीक। मेसाबी रेंज यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण यानी एक खान है ये, ठीक। और मेसाबी रेंज के ही थोड़ा सा बगल में देखिएगा तो वहां पे आपको एक झील मिलती है, इटास्का झील। इटास्का झील, ठीक। और इसी इटास्का झील से उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका ये उत्पत्ति हो रही है। और अंत में देखिएगा कि जहां के इसका मुहाना है वहीं पर एक है इलिनायस, इसका प्रांत है ये, लुसियाना, सॉरी, है ना, लुसियाना प्रांत, ठीक। और लुसियाना के ही पश्चिम में देखिएगा आपको टेक्सास मिलेगा आपको, है ना, टेक्सास। तो इस तरह से ये जो नदी है मिनीसोटा से लेकर के लुसियाना तक ये प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे क्या आपका है? मिनीसोटा प्रांत है, मिनीसोटा प्रांत है, और यहां पे क्या आपका मिलेगा? लुसियाना प्रांत है। लुसियाना प्रांत है, ठीक। तो इन दोनों प्रांतों
के मध्य में देखा जाए तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी आपको मिल जाती है, सॉरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। एक बार क्वेश्चन आया था कि इसका स्वरूप कैसा है, इस नदी का स्वरूप कैसा है, तो उत्तर क्या था उसमें आपका वृक्षाकार। किस तरह का है ये, वृक्षाकार के रूप में। वृक्षाकार का देखिए मतलब क्या होता है कि ऐसी नदी होंगे जहां पर उसकी कई शाखाएं निकल जाती हैं, वो जहां पे क्या है उसकी कई शाखाएं निकल जा रही हैं, तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं ये, ठीक ना, जो कि इसका एक वृक्षाकार के प्रतीक के रूप में इसको प्रदर्शित कर देती हैं ये, ठीक। और लुसियाना प्रांत में जब ये देखा जाए आपका ये मैक्सिको में जब ये गिरती है तो पक्षियों के जो पंजाकार होते हैं, है ना, उस पंजाकार के रूप में आपका डेल्टा बृहद का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा कौन सी बनाती है, तो उत्तर क्या आपका मिसिसिपी नदी आपकी बना रही है ये, ठीक। मिनीसोटा प्रांत में ही देखिए आप लोग इसको, एक आपको मिलेगा सेंट पॉल शहर आपका है, सेंट पॉल मिल गया होगा, देखिए सेंट पॉल, इसी के तट पे आपका ये बसा हुआ है ये। सेंट पॉल, ठीक है। और सेंट पॉल के नीचे आपको मिलेगा, आपको एक जगह मिलेगा सेंट पॉल है जो आपका ये मक्के के लिए उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका, ये प्रसिद्ध है। इसके नीचे आपको जो मिलता है आपका सेंट लुइस मिलेगा आपको एक शहर, उसी के साउथ में जाइएगा आप लोग तो मिलेगा आपको सेंट लुइस। सेंट लुइस शहर आपका है। सेंट लुइस में देखा जाए तो एक नदी आकर के इससे मिल जाती है जो कि मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी है, मिसौरी। रॉकीज है जो आपके, रॉकीज के ऊंचे पठारी क्षेत्र जो ढाल है वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, मिसौरी। मिसौरी, ठीक। तो कहां पे मिल रही है आपका सेंट लुइस। ये जो बेल्ट है आपका सेंट पॉल से लेकर के सेंट लुइस वाला जो पूरा का पूरा एरिया है आपका, ये सब क्या है आपके मक्के की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये मक्का का बहुत ज्यादा बृहद रूप में उत्पादन होता है, और मक्का का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किसके रूप में करते हैं हम लोग, है ना, चारे के रूप में, यानी पशुओं को खिलाते हैं, ठीक। और यही कारण है कि एक जगह है आपका उत्पादन किया जा रहा है, एक जगह है आपका कि इसको पशुओं को खिलाया जाएगा, है ना, चारागाहों के रूप में आपका है, और एक जगह है जहां पे इसको काटा जाता है, शिकागो में, और फिर एक जगह है जहां पे आपका इसका विदेशों में भेजा जाएगा आपका डिब्बाबंद प्रसंस्करण उद्योग के लिए है। तो उत्तर क्या होगा, सेंट लुइस आपका बहुत फेमस है आपका ये है, ठीक ना। मांस प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है आपका ये, डिब्बाबंद उद्योग के लिए जाना जाता है सेंट लुइस। किन दो नदियों के तट पर है, तो उत्तर क्या होगा, मिसिसिपी और मिसौरी के तट पे आपका ये बसा हुआ है ये।
इसी के एक सहायक है आपका है रेड नदी। साउथ में देखिएगा एक आपकी है रेड नदी। रेड नदी। तो रेड नदी किसकी सहायक है? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिसिसिपी। रेड नदी जब हम लोग चीन का भूगोल पढ़ रहे थे वहां पर भी हम लोग देखे थे इसके बारे में कि एक नदी थी जो कि सबसे उत्तर में प्रवाहित हो रही थी चाइना में, जो कि बाढ़ के लिए जाना जाता था, शौक के लिए जाना जाता था। एक थी वहां की लंबी नदी थी यांगसी नदी, और जो सबसे साउथ में थी वो कौन सी आपकी? रेड नदी थी। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेड नदी कहां पर प्रवाहित होती है तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? चाइना करिएगा वहां पे, है ना, क्योंकि चाइना के में देखा जाए तो आपका क्या है, वो मुख्य नदी के रूप में है और ये क्या आपका सहायक के रूप में है। ये ठीक, कि अगर दोनों ऑप्शन दे दिया जाए यूएसए और चाइना की, तो एक चूज करिए आप, तो वहां पे चाइना को चूज करना पड़ेगा ये। ठीक ना, रेड नदी। डेविस महोदय याद आ रहा होगा, डेविस। तो डेविस का जो त्रियक सिद्धांत जो दिया था इन्होंने, किस नदी पर अपना ये रिसर्च किए हैं? इसी की सहायक नदी है आपका टेनेसी नदी। नजर आ रहा देखिए, टेनेसी नदी मिला। टेनेसी नदी ऐसे बना लीजिए, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी। टेनेसी नदी। टेनेसी नदी पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी। बाद में यहाँ पे है प्रोजेक्ट बनाया गया, और इसी के नाम पे देखा जाए तो भारत में भी एक प्रोजेक्ट बनाई गई है, डीवीसी। क्वेश्चन आ चुका है कि डीवीसी जो दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट आपका जो निर्माण किया गया है वो किस नदी का है? उत्तर क्या होगा आपका? टेनेसी नदी के ही आधार पर बनाया गया है प्रोजेक्ट। कई यानी यहाँ पे बाढ़ का निर्माण किया, बांध का निर्माण किया गया था। इसी टेनेसी की एक सहायक नदी है ओहियो। हाँ उसी पे आ रहे हैं, ओहियो। ठीक है, तो डेविस का जो रिसर्च था आपका वो आपका किस पे है? टेनेसी की सहायक है ओहियो नदी पर है आपका ये। जो भी इन्होंने नदी से रिलेटेड है उसके युवावस्था, पौधावस्था, वृद्धावस्था की जो बात की है, ठीक है, वो सब क्या है? ओहियो नदी के बारे में ही पूरा का पूरा वो किया गया है ये। नदी के द्वारा जितने भी निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, कितने युवावस्था में कैसा बना रही है, प्रौढ़ावस्था में कैसा है, डेल्टा का निर्माण कैसे करती है, सबका सब यानी ओहियो नदी के रिसर्च पे ही आपका ये पूरा है ये। ठीक, तो टेनेसी की सहायक नदी है आपका ओहियो, और टेनेसी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिसिसिपी की है आपका ये। तो इसी की एक सहायक नदी ऐसे बना लीजिएगा ओहियो, जो कि आपलेशियन पर्वत से निकलती है ये। ओहियो। और अंत में ये लुसियाना प्रांत में जाकर के डेल्टा बना रही हैं, और जहां पे देखिए लुसियाना प्रांत में डेल्टा बनाती है, यहां से क्या करती है कि बंदरगाह भी है आपका। ठीक, तो यहाँ पे ये जो भी चावल जो भी उत्पादन होता है थोड़ा बहुत, और जो चीनी, इन सब का क्या कर देती है ये? निर्यात कर देती है, के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक, तो
तो इस प्रकार देखिए यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी आपके इसके संदर्भ में आपके कुछ शहर हैं जो कि इसके तट पे आपके बसे हुए हैं। एक है आपके सेंट पॉल शहर है आपका, एक है सेंट लुइस है आपका। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे मिसौरी के बारे में है, रेड नदी के बारे में है, टेनेसी नदी, ओहियो नदी से संबंध में है सबके साथ। अब आते हैं हम लोग कि एक नदी है जो कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही थी। एक नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्माण कर रही थी। कौन सी नदी है वो? रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी। तो एक समय था कि बात है 17वीं 18वीं शताब्दी की कि जब मैक्सिको का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, यानी रियो ग्रांडे के पार वाला जो क्षेत्र था वो किसके अधिकार में हुआ करता था? मैक्सिको के अधिकार में हुआ करता था। ये जब यूएसए और मैक्सिको के बीच में युद्ध हुआ है तब उसने क्या किया कि मिसिसिपी के पश्चिम वाले एरिया पर उसने अपना अधिकार करना शुरू किया। और इस प्रकार है कि उसने अपनी भू राजनीतिकरण कहाँ तक बढ़ा दी है? रियो ग्रांडे नदी तक को बढ़ा दिया था ये। रियो ग्रांडे नदी। देखिए जो एक आपको पर्वत बताई गई थी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकीज। इसकी जो सबसे लंबी श्रेणी का नाम क्या है? रॉकीज। रॉकीज की अगर उत्पत्ति की बात करें कैसे हुई थी? दो प्लेट के टकराने से हुई थी। कौन कौन सी दो प्लेटें टकराई थी? एक था आपका कोकोस प्लेट और दूसरा कौन सा था आपका? नॉर्थ अमेरिका प्लेट। दो प्लेटों के टकराने से हुई। इनमें से जो एक है आपका महासागरीय प्लेट थी, तो उत्तर क्या होगा आपका? ये कोकोस है आपका। कैसी है? महासागरीय प्लेट है। और जो महासागरीय प्लेट है इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बेसाल्ट से निर्मित है। इसके द्वारा है ये बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट जो होती है किस प्रकार के लावा होते हैं? अम्ल की छाल, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं ये? अम्लीय। मतलब क्या होगा? इसमें जो एसिडिक की मात्रा होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, 60-70% से अधिक तक हो जाती है। इसलिए इसको अम्लीय प्रधान लावा भी कह दिया जाता है। मैग्मा जो इसका जो लावा होगा कैसा होगा? गाढ़ा होगा कि पतला? गाढ़ा होता है ये। कैसा होता है ये?
गाढ़ा होता है। यही कारण इसका घनत्व ज़्यादा होता है, और जब घनत्व ज़्यादा होगा तो परिणाम क्या होगा? भारी होगी। तो मतलब क्या निष्कर्ष में आया कि कोकोस प्लेट जो होती है वो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा क्या होगी? भारी होती है। एक ये निष्कर्ष में आ जाता है इससे ये। और इसका घनत्व जो हुआ उसकी अपेक्षा कम हुआ। और जब दोनों आपस में टकराई हैं तो जो हल्की प्लेट होती है वो क्या होगा? ऊपर की ओर क्षेपित होती है। जो भारी प्लेट होती है वो कहां चली जाती है? एस्थेनोस्फीयर में चली जाती है। एस्थेनोस्फीयर। और इसी एस्थेनोस्फीयर को कहा जाता है मैग्मा का चैम्बर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मैग्मा का चैम्बर कहा जाता है। मैग्मा का चैम्बर कहते हैं हम लोग। और क्यों कहा जाता है? होम्स महोदय ने बताया है। कोई पदार्थ यहां पे पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहां पे। क्या है ये? रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी पाए जाते हैं ये। और ये क्या करता है? संवहन तरंगे उत्पन्न करती हैं। संवहन तरंगे। तो जो देखिए जो प्लेट है जब नीचे की तरफ जाएगी तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय होंगे तो तापमान के द्वारा उस संवहन तरंगों के द्वारा क्या होगा? ये प्लेटें नष्ट होंगी। और जब नष्ट होगी तो मेल्ट होकर के क्या होगा? मैग्मा का निर्माण होगा। और जब एक्सेस मैग्मा जब बनेगा तो जितना ज्यादा मैग्मा बनेगा संवहन तरंगे उतनी ही ज्यादा और ऊपर उठेंगी। और जब और उठेंगी तो क्या होगा? ये और ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे। और जब फोर्स लगाएंगी तो परिणाम क्या होगा? रॉकीज माउंटेन की उत्पत्ति यानी इस तरह से हुई थी। ठीक ना? तो ये सारी चीजें जो बताते हैं ये सब क्या है? होम्स की जो थ्योरी है वो, और हैरी हैश की जो थ्योरी है वो है। तो उन सब के रूप में आपको नजर आती है। तो इस प्रकार ये इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताई गई थी साउथ। चलिए हम लोग माउंटेन रॉकीज माउंटेन की उत्पत्ति से रिलेटेड इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो यहीं से देखिए क्या हो रहा है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया गया है माउंट एल्बर्ट है। और इसके दक्षिण पूर्वी ढाल से जो नदी की उत्पत्ति होती है रियो ग्रांडे नदी। और इस रियो ग्रांडे नदी के उत्तरी भाग में आपका यूएसए है और दक्षिणी भाग में आपका है मैक्सिको। और इसके पूर्वी भाग से देखा जाए तो जो सबसे प्रमुख नदी आपकी है कोलोराडो नदी, इसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक, कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। और इस नदी की जब देखिए उत्पत्ति होती है तो यहीं पे एक पठार पाया जाता है आपका कोलोराडो का पठार। कौन सा पठार है? कोलोराडो का पठार, है ना। जो नदी आपका ये है कि इसी क्षेत्र में देखें तो आपको ये मिलेगा कोलोराडो का पठारी क्षेत्र मिलता है आपका ये। ठीक, अब जो कोलोराडो का पठारी क्षेत्र है इसके अगर विकास की बात करें हम लोग कि जब विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर इसका उत्थान हो रहा था, ठीक, तो यहीं से जो बहने वाली जो नदी थी आपकी कोलोराडो नदी, ये क्या करती थी कि इसका वेग काफी ज्यादा बढ़ रहा था। जब वेग बढ़ रहा था तो इसको यानी काटती चली गई। और जब काटती चली गई तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले छिप्रिका का निर्माण हो रही है, फिर इसके बाद आपका ये धीरे धीरे जलप्रपात बना रही है, और फिर इसी का जो बृहद रूप होता है गाज और कैनियन का ये निर्माण करती है। ये है कट रहा है। चलिए, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे देखा जाए कि जब जब इसका उत्थान हो रहा था ऐसे है, तो जो नदी थी, नदी के जब वेग से क्या हो रहा है, कोलोराडो को पठार को ऐसे काटते चली जा रही थी। और इस प्रकार ये क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है। इसी को नाम क्या दिया जाता है? ग्रैंड कैनियन।
ग्रैंड कैनियन कहा जाता है इसी को। ठीक, अब जब ये नदी देखिए जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो यहीं पे देखिए दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं। एक बांध का नाम है बाउल्डर बांध। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि बाउल्डर बांध किस नदी के तट पर किस पे बनाया गया, तो उत्तर क्या हुआ, कोलोराडो के तट पर है। दूसरा जो प्रमुख बांध है इसी के निकट बना दिया गया है हूबर डैम। भूकंप के द्वारा हूबर डैम एक बार टूट भी गया था आपका, जब सैन डिएगो से रिलेटेड जो आपका जो अर्थक्वेक आया है उसी पे मूवी बनी आपकी सैन डिएगो, और काफ़ी ज़्यादा भयानक एक आपदा के रूप में ले आती है ये। बहुत सारी गाड़ियां हैं, नदी में गिर जाना, बहुत हजारों लोग हैं जो कि इससे मर जाते हैं। ठीक है, तो हूबर डैम इसी पर आपका बनाया गया है ये। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ कि उत्तर में आपका एक मिलता आपको ग्रेट बेसिन का पठार और दक्षिण में मिलेगा आपको कोलोराडो का पठार। ग्रेट बेसिन के पठार में आपका एक झील पाई जाती है जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे खारी झील है। नाम क्या है आपका इसका, ग्रेट साल्ट है आपका ये। ठीक, और यहाँ पे देखिए जब ये मुहाने के पास है तो यहाँ पे आपका है कि जब मैदानी भाग से थोड़ा सा आती है, जहाँ पे इसका ढाल बहुत ही कम हो जाता है तो इसके दलदली भाग का निर्माण होता है, वहीं पे एक झील बनती है, इसी को क्या जाता है, मीड झील कहते हैं इसी को। इसे क्या नाम दिया जाता है, मीड झील नाम दिया गया है ये। और इसी मीड झील के तट पर एक शहर आपका बसा हुआ है लॉस वेगास। लॉस वेगास यहाँ की जो सबसे खारी झील है उसके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ था, ग्रेट साल्ट सिटी। ग्रेट साल्ट सिटी। और मीड झील है उसके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, लॉस वेगास सिटी आपका बसा। तो दो प्रमुख यहाँ पे देखा जाए आपको इस शहर आपको देखने को मिलता है ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग आते हैं कि इस वाले भाग पे ये आपका है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और ये है आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहीं पर देखिए आपको मिलेगा वो शहर मिलेगा सैन डिएगो, जिस पर आपका मूवी बनी थी आपके सैन एंड्रियास एंड सैन डिएगो। ठीक है ना, जो कि भूकंप से संबंधित था आपका ये सैन डिएगो। तो मार्क कर लीजिएगा इसको। सैन डिएगो। ये यहाँ का सबसे प्रमुख है बंदरगाह भी है आपका ये सैन डिएगो, सबसे प्रमुख है बंदरगाह। और यहाँ पे देखें हम लोग तो पनामा नहर, और यहाँ पे आपका एक पनामा बंदरगाह। जब पनामा बंदरगाह से जलयान जब उत्तर की ओर जाता है तो बीच में कोई भी आपको बंदरगाह नहीं मिलेगा। तो कौन सा बंदरगाह मिलता आपका, सैन डिएगो ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी यहां से जब जहाज चली, ठीक, यानी ये कह सकते हैं कैरेबियन सागर को पार करके पनामा सिटी आपका मिला यहाँ पे बंदरगाह। और पनामा सिटी से बाद अगर उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे फिर अगला बंदरगाह कौन सा मिलेगा आपको, सैन डिएगो। ठीक, तो अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा क्या है इसका है ना, क्योंकि यहाँ पे जहाजें हैं, रुकेंगे ये सब चीजें। ठीक, तो सैन डिएगो आपका इसी के तट पे आपका ये बसा हुआ है आपका। तो जब देखिए ये इतनी दूर यात्रा करके आएंगे तो बीच में क्या होगा, जहाज वहाज को कुछ थोड़ी बहुत क्षति भी होगी। तो इसलिए वजह से इसने क्या किया है, यहाँ पे जलयान उद्योग केंद्र भी स्थापित कर दिया है ये, है ना। तो सैन डिएगो किस लिए प्रसिद्ध है, जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। जलयान है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सैन डिएगो से थोड़ा सा और उत्तर के हम लोग चलते हैं तो वहीं पे मिलेगा देखिए आपको उत्तरी अमेरिका का या यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा
जनसंख्या वाला शहर मिल जाता है, लॉस एंजल्स। देखिएगा सैंडियागो, सैंडियागो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की चलते हैं, नॉर्थ की तरफ है, तो लॉस एंजल्स आपको मिलेगा आपको ये। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स जो कि उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, या ये कह सकते हैं यहाँ का दूसरा मेगा सिटी आपका ये है ना। पहला मेगा सिटी आपको क्या मिला था, न्यूयॉर्क जो कि पूरब की तरफ, और दूसरा मेगा सिटी कहाँ मिलता आपका, लॉस एंजल्स, जहाँ की जनसंख्या है टोटल प्रेजेंट टाइम में जो 2021 की आपकी जनगणना हुई थी, तो वहाँ पे है 12.4, कितने हैं 12.4 मिलियन टोटल यहाँ की जनसंख्या है लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह के लिए जाना जाता है, और इसकी जो प्रसिद्धि है वो वायुयान प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। ये वायुयान प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग दी जाती है ना, एयरप्लेन चलाने के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा देखा जाए कि ये फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ था कि यूएसए का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, यूएसए का हॉलीवुड किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, लॉस एंजल्स को कहा जाता है। यूएसए का हॉलीवुड, भारत का बॉलीवुड किसे कहा गया है, भारत का बॉलीवुड किसे कहा गया है, मुंबई को कहा गया है। ठीक, तो लॉस एंजल्स काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय है आपका ये, जो कि दूसरा यानी सबसे बड़ा ये आपका जनसंख्या वाला आपका शहर है ये। और इसके थोड़ा सा और इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, तो एक आपको और शहर मिलेगा, सेंट फ्रांसिस्को मिलेगा, सेंट फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स के थोड़ा सा और उत्तर की तरफ जाते हैं हम लोग, सेंट फ्रांसिस्को मिल गया होगा, देखिए सेंट फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को है, ये जो शहर है एक खाड़ी के अंतर्गत आपका स्थित है ये, है ना। वहीं पे एक खाड़ी भी छोटी सी है, शायद इसमें आपको नहीं मिले, तो खाड़ी का जो नाम है आपका सेंट क्लारा वैली, सेंट क्लारा वैली। इसी सेंट क्लारा वैली में आपका स्थित है सिलिकॉन वैली, जो क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। ठीक, तो सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए। इसके लिए है क्योंकि जो चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन की बनती है ये, है ना। भारत में, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, बेंगलोर में है आपका, ठीक ना। तो ये यहाँ का आपका सिलिकॉन वैली है, कहाँ पे आपका ये क्लारा वैली, और क्लारा वैली वहीं पे आपका सैन फ्रांसिस्को। ठीक, तो ये किसके लिए जाना जाता है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए या आईटी सेक्टर के लिए कह सकते हैं सीधे भाषा में, आईटी सेक्टर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अब इन्हीं शहरों का दक्षिण से उत्तर का ऐसे क्रम करके पूछ लिया जाता है, दक्षिण से उत्तर के क्रम, क्योंकि पश्चिम में अगर इसकी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी जो प्रसिद्धि है वो इसी वजह से है
या तो सैन डियागो की वजह से है, लॉस एंजलिस की वजह से है, और सेंट फ्रांसिस्को के कारण आपके मिलते हैं। तो 3 प्रमुख यहाँ के आपके ये शहर आपको देखने को मिल जाता है ये। और थोड़ा सा उत्तर की ओर चलते हैं, और तो तट से थोड़ा सा हट करके है सैक्रामेंटो, एक शहर मिलेगा आपको। तट से हल्का सा सैन फ्रांसिस्को से थोड़ा सा उत्तर की तरफ चलेंगे तो सैक्रामेंटो मिल गया होगा। देखिए सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी, क्वेश्चन आपका है कैलिफोर्निया की राजधानी किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा सैक्रामेंटो। जो कि विश्व में ये खट्टे रसेदार फलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका सैक्रामेंटो। ठीक, खट्टे रसेदार फलों के लिए जाना जाता है, वाइन इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है, प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक, यहीं पे देखिएगा एक आपको नजर आ रही है कोलंबिया नदी, मिला कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी सैक्रामेंटो को थोड़ा सा उत्तर की तरफ और आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ की जो प्रमुख नदी मिलेगी, छोड़ देना, ठीक है। कोलंबिया, कोलंबिया नदी। और कोलंबिया की एक सहायक है आपकी स्नेक नदी, वहीं पे आपकी है। उसी में देखिए आपको एक स्नेक नदी भी मिलेगी, इसी की कोलंबिया की सहायक नदी के रूप में है। स्नेक नदी। और इसके जहां पे डेल्टा बना रही है तो उसी के थोड़ा सा देखिए हट करके एक आपको शहर मिलेगा पोर्टलैंड, मिल गया होगा पोर्टलैंड। इसके तट पे आपका ये बसा हुआ है आपका ये पोर्टलैंड। कोलंबिया की जो प्रसिद्धि है कि पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसमें से सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, कोलंबिया। पोर्टलैंड, तो पोर्टलैंड शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ, तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग, कोलंबिया के तट पे आपका ये बसा हुआ है। अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं हम लोग, तो आपको 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और फिर इसी पर एक आपका है वैंकूवर द्वीप जो बताया गया है, और इसी वैंकूवर द्वीप से देखा जाए तो यहां से एक नदी आती है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी जो कि कनाडा की है, फ्रेजर नदी कनाडा की है। और इसी के तट पे आपको बताया गया था ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है विक्टोरिया शहर। विक्टोरिया शहर इसी के तट पे बसा हुआ है। और यहीं पे देखिएगा आपको मिलेगा सिएटल, एक शहर और मिलेगा सिएटल, जो कि वायुयान प्रशिक्षण केंद्र है भी।
सिएटल कनाडा का है ना। तो एक तरह से यूएसए का वायु प्रशिक्षण केंद्र कौन सा मिला, लॉस एंजल्स, और यहाँ का जो मिला वो कौन सा मिला आपका, सिएटल। ठीक, तो ये सब जो प्रमुख शहर हैं आपके, ये कहाँ पे है आपके, इसके पश्चिमी तट पर है ये। और यहीं पे देखिए जो आपका है 30 डिग्री उत्तरी से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है ये, यहाँ पे विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इस तरह से जो यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत वाला क्षेत्र है, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो उत्तर क्या होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की जो मूल विशेषता है, समर कैसा होगा, हमेशा शुष्क होता है, और लेकिन जो ठंडी कैसा होगा, हमेशा रेनफॉल वाला होता है ये, है ना। तो इस प्रकार के क्लाइमेट में खट्टे रसेदार फल यानी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये। ठीक, तो यहां से देखिए जो इसकी नदियां हैं उत्तरी अमेरिका का, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इसको ड्रा कर लीजिए सब लोग।